गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के सेकंड पार्ट की, जिसमें स्टूडेंट हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे निर्धारित किया जाता है। इससे पहले वाले पार्ट में स्टूडेंट हमने बात की थी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही हमने जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी इसमें कवर किया था। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करने से पहले हम यह ज्ञात करते हैं कि हम इसमें जो है किसको जो है एनोड मानते हैं और किसको जो है कैथोड मानते हैं। अर्थात कोई भी जो सेल है उसमें जो हम एनोड को किसको लें और कैथोड को किसको लें। इसके लिए स्टूडेंट हम फिर से जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखते हैं, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि यहाँ पर जो है अर्ध सेल अभिक्रियाएं दी गई है लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो है अपचयन विभव का क्या होता है, मान में वृद्धि होती है। आपको दिख रहा होगा यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर अपचयन विभव के मान में बढ़ रहा है ये। और यहाँ पर दूसरी ओर आप देख रहे होंगे जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो है मान घट रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव के मान में वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन विभव का बढ़ता हुआ क्रम जो है नीचे से ऊपर की ओर विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है। अर्थात सारणी में जो जितना नीचे होगा उसके रिड्यूस होने की ताकत क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, यानी कि वह उतनी ही आसानी से जो है अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अपचयित कौन हो जाएगा, यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा। अर्थात अपचयित होने की क्षमता जो है नीचे की ओर आने पर बढ़ती है और ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीकृत होने की क्षमता में वृद्धि होती है। अर्थात सारणी में जो जितना ऊपर होगा, जिसका जो है जितनी पहले क्रम होगा, उसके ऑक्सीकृत होने की क्षमता जो है उतनी ही अधिक होगा। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इस सारणी में जो जितना नीचे होगा वह क्या है, उतनी ही आसानी से जो है अपचयन अभिक्रिया दर्शाएगा, और जो जितना ऊपर होगा वह क्या है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। या फिर हम इलेक्ट्रोड की लैंग्वेज में कहें तो जो जितना नीचे होगा वह क्या होगा, वह कैथोडिक रिएक्शन दिखाएगा, और जो जितना ऊपर जिसका स्थान होगा वह क्या है, वह एनोडिक अभिक्रिया दिखाएगा। एनोडिक क्यों दिखाएगा, क्योंकि जब ऊपर की ओर हम सारणी में जाते हैं तो उसके ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर की ओर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं जो है ये दर्शाते हैं, और जब नीचे की ओर आते हैं हम तो क्या होता है, सारणी में अपचयन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो अपचयन अभिक्रियाएं कौन दर्शाता है, कैथोड, और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन दर्शाता है, एनोड। तो ऊपर जाने पर जो है एनोडिक रिएक्शन और जो नीचे आने पर कैथोडिक रिएक्शन। विद्युत सारणी की जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो है इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सी रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन में से सही है, यानी कि कौन जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण दर्शाएगा और कौन जो है अपचयन अभिक्रिया दर्शाएगा। इसके लिए स्टूडेंट हमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, दो रिएक्शन दी गई है कि कौन सी रिएक्शन इन दोनों में से सही होगी। पहला क्या है, Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, और दूसरी रिएक्शन है Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn। तो इन दोनों रिएक्शन में से जो है कोई एक रिएक्शन सही होगी। तो किस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि कौन सी रिएक्शन सही होगी, तो इसके लिए जो हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी को देखते हैं कि उसमें जो है Zn का स्थान ऊपर है या कॉपर का स्थान नीचे है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर जिंक का स्थान है, जो जिंक यहाँ पर है ये यहाँ पर है, और जो हमारा कॉपर है वो कहाँ पर है, जिंक से नीचे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा
ऑक्सीकरण है वह कौन दर्शाएगा? जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा वह जिंक इलेक्ट्रोड दर्शाएगा। ये क्या दर्शाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है वह क्या दर्शाएगा? अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि यह क्या है? सारणी में जिंक से नीचे है, तो इसलिए जो है यह रिडक्शन अभिक्रिया दर्शाएगा। और जो रिडक्शन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वह कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? कैथोड। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? रिडक्शन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है कैथोड होता है। और जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वह हमारा एनोड होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे रिएक्शन को देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन सही होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रिएक्शन सही होगी, जो रिएक्शन सेल अभिक्रिया यहाँ पर होगी एक्चुअल में, वह होगी पहली वाली। पहली वाली क्यों होगी? क्योंकि जो जिंक इलेक्ट्रोड है जो कि क्या है? Zn जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या है यहाँ पर ये त्याग कर रहा है। तो इसलिए जो ये Zn है यह एनोड की भांति यहाँ पर कार्य कर रहा है एक्चुअल में। और जो यहाँ पर कॉपर है वह क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या है? ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो पहली रिएक्शन है वह क्या है? सही है। और दूसरी रिएक्शन सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है ये कॉपर क्या है? ये कॉपर क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन दर्शाएगा? जिंक। क्योंकि जो जब हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा तो जो जिंक का स्थान है वह कॉपर से ऊपर है। इसलिए जो है जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखते हैं तो जो जिंक है वह कहाँ है? कॉपर से ऊपर है। तो कॉपर जो है यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। लेकिन दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शा रहा है और जो जिंक है वह अपचयन अभिक्रिया दर्शा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर यह दूसरी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा टॉपिक था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे, तो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है। जिंक इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण करने के लिए जो हम क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले अर्ध सेल को क्या करते हैं? कैथोड के रूप में लेते हैं। और जो हमारा यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड को जो है क्या लेते हैं? एनोड के रूप में। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जिंक का स्थान होता है वह क्या होता है? हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो ऊपर होगा, यदि जिंक ऊपर है तो वह क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन दर्शाता है? जो कि क्या है? एनोड होता है। तो इसलिए जो यहाँ पर हमारा एनोड होगा वह क्या होगा? जिंक होगा। और जो हमारा कैथोड होगा वह होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है। लेकिन यदि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है जिंक की जगह पर अगर कॉपर होता तो तब क्या होता? उल्टा हो जाता। क्यों उल्टा हो जाता? क्योंकि जो H2 का स्थान है वह क्या है? कॉपर से ऊपर है। फिर जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वह क्या है? वह जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्थान है हाइड्रोजन का वह क्या है? कॉपर से ऊपर है। जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी में देखते हैं तो जो हाइड्रोजन है वह कॉपर से ऊपर आता है। तो इसलिए जो है यह एनोडिक अभिक्रिया दर्शाता है, यानी कि यह जो है यहाँ वहाँ पर एनोड का कार्य करता है। और ये जो कॉपर है, कॉपर की जो छड़ है वह क्या है? वह अपचयन अभिक्रिया दर्शाती और कैथोड का कार्य करती। जो कि हमने जो है जब क्या है पिछले पार्ट में जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है कॉपर इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण किया था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था वह हमारा एनोड का कार्य कर रहा था और जो कॉपर इलेक्ट्रोड था वह क्या कर रहा था? वह जो है कैथोड का कार्य कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है जिंक क्या है? जिंक का इलेक्ट्रोड जो है एनोड के रूप में कार्य करेगा और जो H2 का इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वह क्या है? वह कैथोड के रूप में कार्य करेगा।
तो स्टूडेंट ये तो बात रही कि किस प्रकार से जो हम एनोड को निर्धारित कर सकते हैं और किस प्रकार से कैथोड को निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास दो पात्र होते हैं जिनमें कि क्या है, एक में जो है जिंक की छड़ डाली जाती है और एक में क्या होता है, एक जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड का अर्ध सेल होता है। दोनों क्या है यहाँ पर, ये दो अर्ध सेल है हमारे पास। एक अर्ध सेल में जो है जिंक सल्फेट का 1 मोलर का विलयन भरा जाता है और एक में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1 मोलर का विलयन डाला जाता है। और यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल होता है वह क्या है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, यानी कि ऋणात्मक कौन सा होता है, एनोड की भांति कार्य करता है। और जो हमारा यहाँ पर क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल होता है वह कैथोड की भांति कार्य करता है। और यहाँ पर जो है, जो इसमें कि क्या है, जब दोनों अर्ध सेल यहाँ पर तैयार हो जाते हैं तो इनमें जो है दोनों अर्ध सेलों को जो है यहाँ पर शॉर्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है और दोनों अर्ध सेलों में जो है यहाँ पर क्या है, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन भरे जाते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर की सहायता से जो है बाद में जोड़ दिया जाता है। उससे पहले क्या करते हैं हम, दोनों अर्ध सेलों को जो है शॉर्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ते हैं। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है वोल्ट मीटर की सहायता से संयोजन तार की मदद से जो है जोड़ देते हैं और जिससे कि हमारे पास जो है कंप्लीट सेल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से जब हमारे पास जो है कंप्लीट सेल का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह होता है एनोड से कैथोड की ओर, यानी कि जिंक रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर। और आपको पता है कि जो वैद्युत धारा का प्रवाह होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के जस्ट अपोजिट होगा। तो वैद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। और तत्पश्चात जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो यहाँ पर जो है ये वोल्ट मीटर लगा होता है, यह रीडिंग दिखाता है। और जो हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर जो हमें इस सेल का विभव प्राप्त होता है जो कि ई सेल होता है, वह होता है प्लस, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, प्लस 0.76 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट जब हम वहाँ पर रीडिंग को फाइंड करते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जो सेल का मापित विभव होता है वह होता है 0.76 वोल्ट। तो इस यहाँ पर जो स्लाइड दी गई स्टूडेंट, इसकी मदद से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें जो है इस इलेक्ट्रोड का जो है हम यहाँ पर विभव किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड का जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से जो है किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा सेल का मापित विभव आया हुआ कितना है, प्लस में 0.76 वोल्ट। कितना आया, 0.76 वोल्ट आया। और किस में आया, प्लस में। और हमें पता है कि जो फॉर्मूला है ई सेल या फिर ई एम एफ इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर जो ये ई सेल का मान हमें पता है 0.76 वोल्ट है। और जो ई कैथोड है, कैथोड का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल है वह जो यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रहा है। तो इसलिए हमें पता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है वह होता है 0 वोल्ट। तो इसलिए जो हम इस इक्वेशन में इन मानों को रख देते हैं, 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 0 माइनस ई एनोड। तो यहाँ से हमें जो है ई एनोड का मान कितना प्राप्त हो जाता है, माइनस 0.76 वोल्ट। और एनोड का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, जो कि हमारा है जिंक इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल। जिंक की छड़ जो है यहाँ पर एनोड की भांति कार्य कर रही है। तो यहाँ पर हमने जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर लिया है, जो कि कितना होता है, माइनस 0.76 वोल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की, जिसमें कि पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और दूसरी बात करेंगे कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया की। तो यहाँ पर एनोड की भांति कौन कार्य कर रहा था, जिंक इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो एनोड होगा वह क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करेगा, यहाँ पर जो हमारा एनोड वाला इलेक्ट्रोड होगा वह इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन खोएगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो जो Zn
2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं एनोड द्वारा, वह किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं? कैथोड के द्वारा। तो कैथोडिक अभिक्रिया देखते हैं स्टूडेंट। कैथोड का कार्य कौन कर रहा था? जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला अर्धशेल था। तो इसमें क्या होता है, जो ये H पॉजिटिव है यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है इस सेल के लिए नेट सेल अभिक्रिया लिखते हैं, यानी कि कंप्लीट सेल अभिक्रिया, जो कि क्या एनोड पर और कैथोड पर दोनों पर हुई है। तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं? दोनों, यानी कि एनोड पर भी और कैथोड पर होने वाली दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से जब हम ऐड करेंगे दोनों रिएक्शन को तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेल अभिक्रिया हमें प्राप्त होगी स्टूडेंट, Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेल के लिए जो है सेल अभिक्रिया कंप्लीट या फिर नेट सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस सेल अभिक्रिया के लिए जो हम सेल का निरूपण करते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है कि किस प्रकार से हम जो है सेल निरूपण करते हैं, किसी सेल अभिक्रिया के लिए जो है सेल का निरूपण करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो हम एनोडिक वाले पार्ट को लिखते हैं, जो कि क्या है एनोड पर रिएक्शन हुई है, और उसके बाद क्या करते हैं हम कैथोडिक वाले पार्ट को लिखते हैं, यानी कि जो कि क्या है कैथोड पर रिएक्शन हुई है। और दोनों एनोड और कैथोड के बीच में ये शॉर्ट ब्रिज समझ लो इसको, या फिर ये डबल स्लैश का हम साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो सेल का निरूपण होगा, तो कैथोड पर किस प्रकार से भी जिंक इलेक्ट्रोड जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो जिंक स्लैश Zn2 पॉजिटिव 1 मोलर सांद्रता डबल स्लैश H पॉजिटिव 1 मोलर सिंगल स्लैश H2 1 ATM या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रकार से जो हम किसी भी सेल अभिक्रिया के लिए जो है सेल निरूपण कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के लिए भी जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो हम क्या है जो हमारा मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वाला अर्धशेल होगा उसको जो हम क्या है एनोड मानेंगे। एनोड क्यों मानेंगे, या इसका जो यहाँ पर स्थान होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वह क्या होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है। तो इसलिए जो मैग्नीशियम है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएगा, और जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाता है वह कौन सा होता है एनोड होता है। तो इसलिए जो मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रोड होगा वह जो है एनोडिक अभिक्रिया यानी कि एनोड की भांति कार्य करेगा। और जो हमारा यहाँ पर जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला अर्धशेल होगा वह जो है कैथोडिक रिएक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया दर्शाएगा। ये जो मैग्नीशियम वाला है यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रदर्शित करेगा यानी कि एनोड की भांति कार्य करेगा। और जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वह क्या है कैथोड की भांति कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो स्थान है वह मैग्नीशियम से नीचे है, और तो कैथोड की भांति कार्य करेगा यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जो है मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का भी निर्धारण कर सकते हैं। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम वाला जो इलेक्ट्रोड होगा यानी कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वाला अर्धशेल होगा उसे जो हम एनोड मानेंगे, और जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला अर्धशेल होगा उसे क्या मानेंगे कैथोड मानेंगे। तब जाके जो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट हम जो है किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।